Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सोशोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपको यहाँ पर सोशोलॉजी का बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और स्पेसिफ़िकली कानपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का बी फोर्थ सेमेस्टर का करंट सेशन का पेपर है जो कि अभी हुआ था आपका 15 अप्रैल को। 25-26 सेशन का ये पेपर है सोशोलॉजी का। पेपर का टाइटल है आपका सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आप सोशोलॉजी की किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि पीजीटी, हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एनोमी विचलन को समझाने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणा किसे संदर्भित करती है? मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार को, समाज में मानदंडहीनता की स्थिति को, आपराधिक कानूनों के अभाव को, विसामाजिक व्यक्तित्व लक्षण को। एनोमी अ concept used to explain deviance refers to mentally abnormal behavior, a state of normlessness in society, absence of criminal laws, एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो एनोमी है ये इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये जो आपके आंसर्स हैं मैंने एक बार आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है वहाँ से वेरीफाई किए हैं, बट फिर भी आप अपने एंड से एक बार इन्हें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रिफर्स टू, किशोर अपराध का संदर्भ है। किशोर अपराध का संदर्भ है। ऑप्शन है आपका क्रिमिनल बिहेवियर बाय एडल्ट्स, यानी कि वयस्कों द्वारा आपराधिक व्यवहार, क्रिमिनल बिहेवियर बाय माइनर्स, यानी कि नाबालिगों द्वारा आपराधिक व्यवहार, वॉयलेशन ऑफ स्कूल रूल्स, यानी कि स्कूल के नियमों का उल्लंघन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसमें जो है ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्रिमिनल बिहेवियर बाय माइनर्स। जो भी आपके माइनर्स हैं यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो आपराधिक व्यवहार करते हैं तो वो आपका किशोर अपराध यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंडर कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM वॉज रिनेम्ड एज। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो जो ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था यानी कि NRLM जो था आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका नाम चेंज करके इसको दीन दयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का प्राथमिक फोकस क्या है? सतत विकास यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका जो प्राइमरी फोकस है वो किस पे है? मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर आर्थिक विकास को अधिकतम करना। नेक्स्ट है मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस नीड, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना।
लास्ट है आपका प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं का संरक्षण। तो आप अगर थोड़ा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी उसकी डेवलपमेंट की बात करता है कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड को ध्यान में रखेंगे और आज के लोगों की भी जो नीड्स हैं उन्हें भी हम फुलफ़िल करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन नीड। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को बिना उनकी समझौता किए जो भी वर्तमान के लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और ये इसको 2030 तक जो था इसके गोल्स को कंप्लीट करने की बात थी। तो इसके टोटल 17 गोल्स की बात की गई थी, आप इसे देख सकते हैं। इससे पहले मिलीनियल डेवलपमेंट गोल थे, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि SDG शॉर्ट में कहा जाता है। तो आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन विच ईयर। स्किल इंडिया मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? इसमें करेक्ट आंसर आपका 2015 है, क्योंकि जो आपका स्किल इंडिया मिशन प्रोग्राम था ये 2015 में लॉन्च किया गया। बट यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसमें इसे ऑप्शन नंबर 1 2010 बताया गया है। तो बाय मिस्टेक कोई एरर हुई है, जो भी है ये आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि कौन सा है। करेक्ट आंसर इसमें 2015 है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आपका 2015 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नॉट नॉर्मली चेंजेस इन द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। भारत की विभिन्न दलित जातियों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन सामान्य प्रकृति का नहीं है। भारत में जो विभिन्न दलित जातियां हैं उनमें होने वाला जो परिवर्तन है वो सामान्य प्रकृति का नहीं है। ऑप्शंस हैं इसमें आपका इक्वल नेचर यानी कि समान प्रकृति, फिर है आपका अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट, फिर है आपका ट्रू यानी कि सत्य, और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इक्वल नेचर का है, ये एक अनक्लियर स्टेटमेंट है या ट्रू है। तो इसमें जो आंसर है वो आपका डी है, यानी कि नन ऑफ द अबव आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द शो ऑफ कल्चर विच इज़ रिलेटेड टू। दिखावे की संस्कृति का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं आपके, टाफ्ट, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो ये जो शो ऑफ कल्चर है उसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने बात ही नहीं की, राजा राम मोहन रॉय ने बात नहीं की, जवाहरलाल नेहरू ने बात नहीं की। तो इसमें जो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है आपका, टाफ्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीनियस गिवन द थ्योरी ऑफ डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स। विभिन्न संपर्क का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शंस हैं फ्राइड, सदरलैंड, अमर्त्य सेन, समीर सेन। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सदरलैंड। देखिए बहुत बार ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, और कई बार ऐसा होता है जैसे कि पर्टिकुलरली कोई एक थ्योरी पूछी गई है, जैसे कि अभी हमसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की थ्योरी पूछी गई, हमने बताया। तो मे बी इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं नेक्स्ट टाइम उन वो जो थिंकर हैं उनकी थ्योरी पूछ ली जाए। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होता है आगे एग्ज़ाम्स के लिए। एक जो प्री वाईक्यूज़ होते हैं वो हमें एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके का पेपर जो है वो बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एक ओवरऑल व्यू हमें मिलता है एग्ज़ाम का कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आए, तो हमें एक आइडिया मिलता है। तो ये जो PYQ हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो उन्हें ज़रूर से आपको जहाँ भी मिलते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उन्हें अगर आपको मिल रहे हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए, पढ़िए, समझिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो सके। तो ये जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की थ्योरी थी सदरलैंड ने दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट क्रिमिनल्स आर बाय बर्थ? अपराधी जो हैं वो जन्मजात होते हैं, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कि ऑप्शन है आपके सदरलैंड, एम एन श्रीनिवास, लोम्ब्रोसो और नन ऑफ द अबव। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका लोम्ब्रोसो का है। अगर आपसे बॉर्न क्रिमिनल की थ्योरी भी पूछी जाती है तो वो लोम्ब्रोसो की ही है। इसमें करेक्ट आंसर सी है आपका। इसके अलावा जब हम अभी डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो जब हम क्रिमिनल्स और क्राइम के बारे में पढ़ते हैं तो वाइट कॉलर क्राइम के बारे में आता है, वो सदरलैंड आपके देते हैं। ऑप्शंस इसमें सदरलैंड दिया था, तो उनकी ये वो भी थ्योरी है वाइट कॉलर क्राइम की। मे भी हो सकता है आपसे आगे क्वेश्चंस में पूछी भी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट इनइक्वालिटी इज सोशल ट्रुथ? असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? असमानता यानी कि जो इक्वालिटी है उसको एक सोशल ट्रुथ यानी कि एक सामाजिक तथ्य या फिर ट्रुथ के उस पर शेयर किया है, किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस हैं आपके जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेतेई, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फूले। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, आंद्रे बेते ने ऐसा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी प्रमुख गैस जो है वो जिम्मेदार है? वाटर हीट, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो इसमें जो ऑप्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हीट, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बट यूनिवर्सिटी के आंसर की में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है, या फिर ऐसे कोड बेस आते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर ए या बी या फिर बी सी ऐसे करके आते हैं, तो हम इन दोनों के साथ जा सकते हैं। तो इनमें इसमें दोनों ही जो हैं ये करेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मंडल कमीशन प्राइमरली कंसर्न्ड विद? मंडल आयोग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो मंडल आयोग है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक मेंटेनेंस, द पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट। पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, आर्थिक सुधार से संबंधित है, कृषि नीतियाँ से संबंधित है, या फिर शहरी विकास से संबंधित है? तो जो मंडल आयोग है आपका, मंडल कमीशन, ये आपका पिछड़े वर्ग के आरक्षण से रिलेटेड है। सबसे इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे। बीपी मंडल के प्रेसिडेंटशिप में बना था आपका मंडल कमीशन, और इसने आपके जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके रिजर्वेशन के बारे में बात की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी व्हाट रोल डू एलिट्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्ले? निर्भरता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अविकसित देशों में अभिजात वर्ग की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है, दे एक्टिवली रेजिस्ट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी को वो जो डिपेंडेंसी है उसे रेजिस्ट करते हैं, वे सक्रिय रूप से निर्भरता का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है, दे अलाइंड विद डेवलप्ड कंट्रीज इंटरेस्ट, वे विकसित देशों के हितों के साथ संरेखित होते हैं। दे प्रमोट लोकल इनोवेशंस, वे स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देते हैं। दे कम्प्लीटली रिजेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि वे विदेशी निवेशों को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। तो जो निर्भरता का सिद्धांत है उसमें जो एलिट्स हैं वो सक्रिय रूप से निर्भरता का विरोध करते हैं, एक्टिवली रेजिस्ट डिपेंडेंसी। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रोकन विंडोज थ्योरी एज अप्लाइड टू करेक्शन इन पब्लिक लाइफ सजेस्ट। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर लागू टूटी खिड़कियों का सिद्धांत क्या सुझाता है? टूटी खिड़कियों का सिद्धांत क्या सुझाता है? ऑप्शंस हैं आपके, माइनर फॉर्म्स ऑफ करप्शन लीड टू मोर सीरियस करप्शन इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, यदि नियंत्रित ना किया जाए तो भ्रष्टाचार के मामूली रूप अधिक गंभीर भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं। फिजिकल डिसऑर्डर इन नेबरहुड्स increases corruption in local government,
पड़ोस में भौतिक अव्यवस्था स्थानीय सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ाती है। करप्ट ऑफिशियल्स ऑफन वर्क इन बिल्डिंग्स विद पुअर मेंटेनेंस। भ्रष्ट अधिकारी अक्सर खराब रखरखाव वाली इमारतों में काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। वास्तुकला डिज़ाइन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता हासिल की जा सकती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यदि नियंत्रित ना किया जाए तो भ्रष्टाचार को मामूली रूप अधिक गंभीर भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं। माइनर फॉर्म ऑफ करप्शन लीड टू मोर सीरियस करप्शन इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो जो भी आपका टूटी खिड़कियों का सिद्धांत है वो किसने दिया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। और ये तो मैंने आपको बताया ही कि ये जो सार्वजनिक जीवन पे अगर भ्रष्टाचार को हम लागू करेंगे इस थ्योरी को, तो वो क्या सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कंप्रहेंसिव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास्ड इन इंडिया। भारत में पहला व्यापक किशोर न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में पहला व्यापक किशोर न्यायालय जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 1986 है। जो फर्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो पास हुआ आपके 1986 में। बस इसी एक्ट को रिप्लेस किया गया था केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 2000 में आया, और फिर इसी को ही अपडेट किया गया, एक्ट रिवाइज भी किए जाते हैं, तो वो 2015 में हुआ। बट यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसमें इसमें बी ऑप्शन जो है वो बताया गया है। बट अगर हम इसे चेक करते हैं तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो, उसका ईयर जो है वो 1986 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील स्मेल्सर्स थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज कैटेगराइज्ड एज। नील स्पेंसर के आधुनिकीकरण के सिद्धांत को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्भरता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत, विश्व प्रणाली सिद्धांत। जो नील स्मेल्सर की मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है उसको कौन सी कैटेगरी में, डिपेंडेंसी थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी और वर्ड सिस्टम थ्योरी, किस में कैटेगराइज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। जो नील स्मेल्सर की थ्योरी है उसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा, कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में सकारात्मक कार्यवाही का एक उदाहरण है। ऑप्शन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, रिजर्वेशन पॉलिसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति, फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो भारत में जो सकारात्मक कार्यवाही अगर है, अफर्मेटिव एक्शन किस में दिख रहा है, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, इसमें एक अफर्मेटिव एक्शन जो है वो दिख रहा है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रिफर्स टू मेंटेन द बैकवर्ड क्लासेस। पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने से संबंधित आत्मसम्मान के प्रणेता कौन थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है उसके प्रणेता इसमें पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन है ए आर देसाई, पेरियार, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो जो ये आपका आत्मसम्मान आंदोलन है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसके जो फाउंडर थे ये आपके पेरियार स्वामी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट डाउन ट्रॉडन जो है कास्ट आर एक्सटर्नल कास्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ ईयर 1931। वर्ष 1931
1931 की जनगणना में जो दलित जातियों को बाहरी जाति जो कहा, वो किसने कहा था? हु सेड, सॉरी, ये जो इसमें कई बार जो है मिसप्रिंट हो जाता है। बाहरी जाति यानी कि एक्सटीरियर कास्ट जो है बोला था इन्होंने। तो किसने बोला था एक्सटीरियर कास्ट, यानी कि दलित जातियों को एक्सटीरियर कास्ट बोला, बाहरी जाति बोला 1931 की जब जनगणना हुई तो? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डीपी मुखर्जी, जे.एच. हट्टन एंड जी.एस. घुरे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। जे.एच. हट्टन ने जो दलित जातियाँ थी उन्हें बाहरी जातियाँ बताया था 1931 की जब सेंसस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ऑल वुमेन इन बैकवर्ड क्लासेस? सभी स्त्रियों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शंस हैं आपके, महिला आयोग, वुमेन कमीशन, लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, काका कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर आयोग। तो ये जो आपका काका कालेलकर कमीशन था, वो जो भी सारी विमेंस हैं, क्योंकि उस समय जो विमेंस की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए विमेंस को बैकवर्ड क्लासेस में डालने के लिए बताया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, काका कालेलकर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन रीसाइलेंस रिफर्स टू अ सिटी एबिलिटी टू, शहरी लचीलापन एक शहर की किस क्षमता को संदर्भित करता है? सर्वाइव एंड अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, पर्यावरणीय चुनौतियों से बचने और अनुकूलित होने की को, बिल्ड टॉलर बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतें बनाने को, अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की, इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व बढ़ाने की। तो जो शहरी लचीलापन है एक शहर की किस क्षमता को संदर्भित करता है? अर्बन रीसाइलेंस। तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनसे बचने और उससे कहीं ना कहीं अनुकूलित होने के लिए बात की जाती है, सर्वाइव और अडेप्ट करने के लिए जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे अडेप्टेशन बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड अ कॉज ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस? निम्नलिखित में से किसी आमतौर पर पृथ्वी का संकट का कारण, आमतौर पर कृषि संकट का कारण नहीं माना जाता है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, फार्मर इनडेप्टनेस, किसान ऋणग्रस्तता, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि कम उत्पादकता, यूनिवर्सल एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा। तो जो इसमें से कौन सा जो है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता? एग्रीकल्चर जो आपकी क्राइसिस है, एग्रेरियन क्राइसिस, उसके लिए तो क्लाइमेट चेंज होगी तो जो भी आपके फार्मर्स हैं, जो कृषि है, हमारा एग्रीकल्चर वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर किसान की ऋणग्रस्तता है वो भी करेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो भी करेगा। लेकिन जो ये आपकी यूनिवर्सल एजुकेशन है उससे तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, ये इसके संकट का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, फार्मर सुसाइड आर ऑफन लिंक टू, किसान आत्महत्याएं अक्सर किससे जुड़ी होती हैं? अत्यधिक वर्षा यानी कि एक्सेसिव रेनफॉल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फार्मिंग, खेतों में रुचि की कमी, ओवर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों जो हैं उनकी अत्यधिक आपूर्ति, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड इंडेप्टनेस, आर्थिक संकट और ऋणग्रस्तता। तो ज़्यादातर जो भी किसान आत्महत्याएं हैं यानी कि फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड करते हैं, उसका मेन कॉज आपका इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और इंडेप्टनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोस्टॉस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट्स, रोस्टॉव के आर्थिक विकास के चरणों में निम्न के अलावा सभी शामिल हैं: ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि पारंपरिक समाज, प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ उड़ान की पूर्व शर्तें, सोशल इक्वालिटी स्टेज सामाजिक समानता चरण, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, उच्च जन उपभोग का युग। तो जो रोस्टॉव का जो आर्थिक विकास है उसके चरणों में आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में, उड़ान की पूर्व शर्तें जो हैं और एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ये सब है। लेकिन इसमें कहीं भी सोशल इक्वालिटी की कोई स्टेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी लॉज आर प्राइमरली क्रिएटेड टू, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार कानून मुख्य रूप से किसके लिए बनाए जाते हैं?
समाज के सभी सदस्यों की समान रूप से रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इक्वालिटी, रिड्यूस सोशल हार्म, सामाजिक नुकसान को कम करने के लिए, रिहैबिलिटेट ऑफेंडर्स, अपराधियों के पुनर्वास के लिए, सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल ग्रुप्स, शक्तिशाली समूहों के हितों की सेवा करने के लिए। तो इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, शक्तिशाली समूहों के हितों की सेवा करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है जो वो यही कहती है कि जो भी पावरफुल ग्रुप हैं उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं ना, एक हैव नॉट, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ही उस बात का है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो आपके पावरफुल ग्रुप को ज़्यादा दे रही है और जो दूसरा ग्रुप है उसे नहीं मिल रहा। तो इस तरीके की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। तो इतने ही क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। और इसके अलावा आप और भी कोई सब्जेक्ट के पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बारी कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास अगर वो अवेलेबल होंगे तो आपको ज़रूर से शेयर करिए जाएंगे। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसे ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए, ताकि अगर वो भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उनकी भी हेल्प हो सके। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।